हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 15 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, कंसिडर ऑल कोड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ अ फिक्स लेंथ। एक सर्कल है, उसमें जितनी भी कॉर्ड है ना, आपको ये कंसिडर करना है कि वो सब फिक्स लेंथ की है, मतलब उनकी लेंथ एकदम सेम है सबकी। नाउ व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दीज कॉर्ड। तो जो शेप बनेगी इन सारी कॉर्ड्स का, जो मिड पॉइंट होगा उससे जो शेप बनेगी, वो शेप आपको जो है वो यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो वो सारी शेप्स क्या क्या बना रही होंगी। अगर मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके समझाना चाहूंगी इस क्वेश्चन को, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये जितनी भी कॉर्ड्स यहाँ पर बनी हुई है ये सब सेम लेंथ की है। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये मेरा सेंटर हो गया ओ। यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो ये सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर है। ये मैंने खुद से लेट किया है क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन रेडियस की नहीं गिवन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉर्ड की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सारी कॉर्ड्स जो वो फिक्स लेंथ की है, तो एक फिक्स लेंथ आप खुद से मान लो। मैं यहाँ पर एक्स मान लेती हूँ। तो लेट ईच कॉर्ड हैव फिक्स लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपको पता है कि जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से कॉर्ड का, वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ये हमने इसकी थ्योरम में किया था, अगर आपको याद हो तो अगर ये पूरी एक्स यूनिट की है तो इसका हाफ जो है अब x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। पर इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ वही चीज़ लिख दी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे डालते हैं, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आप हर एक कॉर्ड के लिए कह सकते हो, फॉर एवरी कॉर्ड जो उसका मिड पॉइंट का आएगा तो वो x/2 आएगा। उसका अगर हम हाफ करेंगे तो हाफ कॉर्ड जो है वो क्या आ जाएगी, मेरे पास x/2 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें इस फिगर में, मैं इन्हें हटा देती हूँ, मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। नाउ ये एक यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया है। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आप ये कह सकते हो कि ये तो आपकी आर है। ठीक है, ये इतना आपके पास डी है और ये आपके पास इतना x/2 है इस ट्रायंगल के लिए। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एक बारी। आपको फिगर बनानी नहीं है, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फिगर को बनाया मैंने, ताकि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँ कि मैं वहाँ पर क्या लिख रही हूँ। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ये पता है कि जो आर का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, डी के स्क्वायर के प्लस x/2 के होल स्क्वायर के। यही होगा। यहाँ से मैंने डी स्क्वायर निकाल दिया तो वो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो फिक्स है, आर भी फिक्स है, सर्कल की जो रेडियस है आप कितनी रेडियस बना लो वो फिक्स रहती है, और एक्स भी फिक्स है क्योंकि दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। आर जो है, कितने भी आर ले लो सर्कल में, कितनी भी रेडियस ले लो, उनकी लेंथ सेम रहेगी। सिमिलरली उस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था आप कितनी भी कॉर्ड बना लो वो सेम लेंथ की रहने वाली है। तो आर अपनी जगह फिक्स है और एक्स अपनी जगह फिक्स है, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप सेंटर के ऊपर लो चाहे आप सेंटर के नीचे लो। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस आर एंड एक्स आर फिक्स्ड, ये दोनों तो फिक्स्ड है हमारे पास, तो फिर डी भी फिक्स ही होगा जब ये दोनों फिक्स है, क्योंकि डी इन्हीं के इक्वल तो है। तो डी इज ऑल्सो फिक्स्ड। ठीक है, बस लास्ट स्टेटमेंट लिखनी रह गई है। आपसे पूछा था कौन सी शेप बनेगी, देयरफॉर एवरी मिड पॉइंट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब चाहे आप कॉर्ड को ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे चाहे ऐसे, उसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, कहीं पर भी आप कॉर्ड बना लो।
है ना, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और जब सेंटर से डिस्टेंस उनका सेम आ रखा है तो वो कौन सी शेप बनाएगी, द मिड पॉइंट जो है वो क्या करेगी, सर्कल बनाएगी। हेंस द मिड पॉइंट्स फॉर्म आ सर्कल, आपसे शेप पूछ रहा था, विद द सेम सेंटर, विद द सेम सेंटर एज द ओरिजिनल सेंटर। तो जो भी उसका ओरिजिनल सेंटर होगा उसी से वो क्या करेगी, वहां पर सर्कल बना सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हर जगह से सेम है, इसलिए ओरिजिनल सर्कल लिखना है, यहाँ सेंटर नहीं लिखना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन में आपसे सिर्फ यही पूछ रहा था वो, कि क्या शेप बनाएगी वो मिड पॉइंट जब उन सारे कॉर्ड्स की जिनकी जो लेंथ है आपके पास सब सेम है, एक फिक्स्ड लेंथ है। लेंथ आपको ऐसे नहीं बता रखा था कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है, तो इसका मतलब वो क्या करेगी, सेम ही सर्कल पे, ओरिजिनल सर्कल से क्या बनाएगी, उसके बाद वो उस पर सर्कल ड्रॉ करेगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, सॉरी 17 में कह रहा है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। अगेन आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपके पास ओ। कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट। कॉर्ड ए बी और ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, मतलब सेम शेप एंड सेम साइज है। जब उन्होंने लिख के दिया है कॉन्ग्रुएंट है तो एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू क्यों होगी। द सेंटर ऑफ द स्टेटमेंट क्या है, पहले देखो, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। जो उस सर्कल का सेंटर होगा ना वो किस पे लाई करेगा, एक एंगल बन रहा है वहां पर बी ए सी, उसके एंगल बाइसेक्टर पे वो लाई कर रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर फिगर बनानी पड़ेगी, बिना फिगर के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। ये इसका सर्कल बना दिया मैंने। मुझे एक चीज क्वेश्चन में गिवन थी कि मेरे पास दो कॉर्ड है ए बी और ए सी जो कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, मतलब उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो मैंने एक कॉर्ड जो ए बी है वो यहाँ पर बना दी अपनी। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। एक ए सी थी तो उसको मैंने यहाँ पर बना दिया, ये रहा ए सी। अब मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं साथ साथ यहाँ पर लिख देती हूँ कि गिवन है मेरे पास ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 था, कंफ्यूज मत हो जाना आप। क्लियर? अब यहां पर मेरा ये मान लो सेंटर है ओ सर्कल का। मैंने क्या किया, इससे ओ ए ओ बी ओ सी बना दिया, मतलब इस सेंटर से ए बी सी को ज्वाइन कर दिया। तो साथ साथ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आप देखो यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बनना है AOB और एक ट्रायंगल बनना है आपके पास AOC। आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, जो दो या तीन चीज़ें चाहिए होती है वो आपको इजीली यहाँ मिल रही है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC में क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको पता है कि AB जो है वो आपका AC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। ठीक है, एक आपके पास OA दोनों में कॉमन है तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया कॉमन। और अगर आप देखो OB और OC दोनों ही आपकी रेडियस है, तो OB इज इक्वल्स टू में OC हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है ये, बोथ आर रेडियस आप लिख सकते हो या बोथ आर रेडियाई लिखना। रेडियाई का मतलब होता है जब आप एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हो तो आप रेडियाई यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल AOC के। आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाई है, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, तो वो भी सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये हो गया प्रूफ। तो मुझे ये पता चल गया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो मुझसे पहली बात वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो ये सेंटर है ना ये किस पे लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है BAC। इसका जो ये एंगल बाइसेक्टर है ये, इसे एक्सटेंड कर दो, ये वाला, ये वाली लाइन देख रहे हो, इसको आप चाहे कुछ और नाम दे दो, ई नाम दे दो, AE।
ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है किसकी, BAC की। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये O सेंटर है ये इस लाइन पे एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये प्रूव करना है हमारे को। अभी क्लियर हो गया। तो इसके लिए मैंने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया, ताकि मैं एंगल्स को इक्वल कर सकूं। तो अब मुझे पता है जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो BAO और मेरे पास OAC ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे CPCT से, क्योंकि मैंने वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो BAO जो है वो इक्वल हो जाएगा OAC के, यहाँ पर मैंने लिख दिया CPCT। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि AO वाली जो लाइन है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ये तो कंफर्म हो गया। जब ये इसको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है तो ये सेंटर से ही तो पास होती जा रही होगी, क्यों, क्योंकि जो OA है वो मेरी रेडियस थी और रेडियस सेंटर से ही तो बनती है ना। OA मेरी रेडियस भी तो है नहीं है। तो बस वही चीज लिख दो यहाँ पर, देयरफॉर द सेंटर O lies on the angle bisector of एंगल BAC। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने क्यों पहले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगाई इन दो ट्राइंगल में और इन्हें क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ताकि मैं इन एंगल्स को CPCT से इक्वल कर सकूं। ठीक है, क्लियर हो गया आप क्वेश्चन। चलिए अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 एंड 12 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास दो कॉर्ड्स है, ठीक है, दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है पर वो सेंटर के एक ही साइड पे, या तो ऊपर बना दो दोनों या फिर नीचे बना लेना दोनों। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। उन दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जैसे ये दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं तो इनके बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर है। आपको उस सर्कल की रेडियस बतानी है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर आप फिगर ड्रॉ कर लो। तो आंसर है हमारे पास 18। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, ये मेरा वो सेंटर है इस सर्कल का। दो कॉर्ड है, या तो मैं ऊपर बना सकती हूँ दोनों या नीचे, बट बनाना एक ही सेम साइड पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये दो कॉर्ड्स बना ली। इसको मैंने नाम दे दिया A B और इसको मैंने नाम दे दिया C और D। मुझे बता रखा है 10 और 24 है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो AB है वो मेरी 10 सेंटीमीटर है और जो CD है वो मेरे पास क्या है 24 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सर्कल की रेडियस बतानी है। तो रेडियस को हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू R, जो कि मुझे नहीं पता। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसको इससे ज्वाइन कर सकते हो आप, A से O को, A से C से O को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो OA और जो OC है ये दोनों R के बराबर होंगे क्योंकि आपकी ये रेडियस है। आप चाहो तो B और D के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, हम दो की ज़रूरत है तो इसलिए हमने दो को ही किया है। अगर मैं इस कॉर्ड का हाफ करती हूँ AB का, नाउ हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये आपको पता है। आपको ये इतना डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर गिवन है, मैंने इसको M ले लिया और इस वाले पॉइंट को N लिया है। देखो सेंटर यहाँ है O, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मुझे क्वेश्चन में एक और चीज़ मिल गई है, MN जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो इसका डिस्टेंस था सेंटर से AB का, तो उसको हमने क्या मान लिया, हमने OM मान लिया। OM है ना इसका डिस्टेंस AB वाली कॉर्ड का। तो लेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो कि OM है उसको मैंने D1 माना है। ठीक है, अब CD वाले कॉर्ड की बात करो। फॉर कॉर्ड CD अगर आप इसका हाफ करते हो तो हाफ ऑफ CD होगा, 24 था वो, तो 12 हो जाएगा।
और इसका डिस्टेंस जो आएगा वो क्या है आपके पास, ओ एन है, जिसको हम D2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहां लिख देते हैं, लेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओ एन था ना, उसको मैंने D2 मान लिया। बिल्कुल ध्यान से आप इन चीजों को समझना। अब देखो, D1 है ये पूरा ओ एम, और D2 है ये इतना सा। D1 कितना है, ओ एम है, और ओ एन है। तो मुझे पता है यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 7 सेंटीमीटर है, एम एन बचेगा ना, है ना। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओ एन इज इक्वल्स टू में एम एन है। ओ एम माइनस ओ एन इज इक्वल टू एम एन है। ओ एम है मेरे पास D1, ये है मेरे पास D2, और एम एन मुझे क्वेश्चन में गिवन था 7 सेंटीमीटर है। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 ले लिया, जो कि आगे काम आने वाली है। ठीक है, अब ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दिख रहा है आपको। ओ ए एम ये वाला ट्राइंगल है, देखो मैं इसे डिफरेंट पेन से शेड कर रही हूँ। ये रहा। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, हाँ 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो ओ ए का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ए एम के स्क्वायर के प्लस ओ एम के स्क्वायर के, है ना। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लगा दी। तो इन ट्राइंगल ओ ए एम, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ ए स्क्वायर जो है वो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बट आप यहाँ लिख के आओगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मुझे यहाँ रेडियस निकालनी है, उसके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन को, आपको ए एम पता है क्योंकि वो ए बी का हाफ है, तो 5 सेंटीमीटर पता है। और आपको एम ओ एम पता है, डिस्टेंस D1 है। ठीक है, और ओ ए आपको नहीं पता, पर वो आपकी रेडियस है, तो वो R है। तीनों चीज़ मिल गई। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर, ओ एम जो है वो D1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको पहले से पता है 5 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर D1 का स्क्वायर प्लस 25 हो गया। अब आप दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ, इसको यहीं छोड़ दो। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपके पास, ओ सी एन ये वाला। अब इसे मैं डिफरेंट पेन से शेड करूँ, देखो ये वाला दिख रहा है आपको। अगेन क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी मैंने, इन ट्राइंगल ओ सी एन। अगेन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपको पता है ओ सी स्क्वायर जो है वो ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर के बराबर हो गया। ओ सी तो मेरी रेडियस है, तो आर स्क्वायर, ओ एन मैंने D2 माना था, और ये मेरे पास 12 है क्योंकि ये सी डी का हाफ है, सी एन ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आर स्क्वायर निकाल लिया, तो D2 स्क्वायर प्लस में 144 हो गया। ये भी अगर आप यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन 2 ले लो और ये इक्वेशन 3, दोनों आर स्क्वायर की वैल्यूज है, तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इसका मतलब D1 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू में D2 का स्क्वायर प्लस 144 हो गया। नाउ D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर मैंने यहाँ ले आई, और 144 के पास 25 को ले गई, माइनस का हो गया, तो वो आ गया 119, और यहाँ गया D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। तो इसमें मैं एक आइडेंटिटी लगा सकती हूँ अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब D1 प्लस D2 और D1 माइनस D2, तो वो आ गया 119। अगर आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 आपने जो ली थी वो D1 माइनस D2 7 था, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह 7 लिख सकती हूँ, और D1 प्लस D2 ऐसी है। तो यहाँ से D1 प्लस D2 निकल गया, 119 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7, 49, 17 आ गया। ये मैंने इक्वेशन 4 ले ली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 1 अब आप सॉल्व कर लो बस।
सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 थी आपके पास d1 माइनस d2 इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन 2 है आपके पास d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 17। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाती हूँ तो ये आ जाएगा 2d1, ये तो कट जाएगा, d1 d2, एक प्लस का एक माइनस का है 17, और अगर आप 7 को यहाँ प्लस करते हो तो 24। तो d1 की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 12 d1। अब मैं यहाँ से d2 निकाल सकती हूँ क्योंकि इनका गैप जो है वो 7 था। तो 12 माइनस d2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से d2 की वैल्यू आ गई 5। d1 भी मिल गया, d2 भी मिल गया, बट मुझे रेडियस चाहिए थी। अब रेडियस निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस 25 था ना, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस 25 था। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 की वैल्यू आपने 12 निकाली है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 25। इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 13 आ गई। तो यहाँ से मेरी रेडियस ऑफ सर्कल निकल गई, वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था पूरा क्वेश्चन। तो अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत लगेगी आपको। फिगर बना लो, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो ट्रायंगल से आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर निकाल लो। देन d1 d2 की वैल्यू हमने निकाल ली क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसकी हेल्प से निकल गई। ठीक है, और उसके बाद आप उसमें पुट कर दो इक्वेशन में, देन आर की वैल्यू आ जाएगी। बट स्टेप बाय स्टेप इसको करना, फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपको इसलिए यही 3 क्वेश्चंस करा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब आगे आगे जितने क्वेश्चन से आ रहे हैं 19, 20, 21, सब में कुछ ना कुछ नया है जो आपको सीखना है। तो एक साथ नहीं सीख पाओगे, एक एक कंसेप्ट आप सीखो तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 2 या 3 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।